नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगले आधे घंटे आपकी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें हम लेकर आएंगे, जहां पर बात होगी बाजार की भी, बात होगी सियासत की भी, बात होगी गुजरात में आई बाढ़ और तबाही की, और इसके साथ कारोबारी लिहाज से क्या कुछ रहा एक्शन, ये सब आपके सामने हम लेकर आएंगे अगले आधे घंटे में। लेकिन सबसे पहले बात बाजार की। तो आज निफ्टी की रिकॉर्ड स्तरों पर क्लोजिंग देखने को मिली। लगातार 11 दिनों की तेजी में निफ्टी में करीब 1000 अंकों का उछाल देखने को मिला। आज किन शेयरों में सबसे ज्यादा एक्शन दिखा और कहां रहा दबाव, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी अंश भीलवाड़। तो इस सीरीज निफ्टी ने रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ। साथ ही साथ ये तीसरा सीरीज है जब हमें लगातार इसमें खरीदारी नजर आई। इसके टॉप गेनर्स में देखें तो हमें श्रीराम फाइनेंस और बजाज ऑटो नजर आते हैं, जबकि दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात की जाए तो दोनों ही मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ और दोनों की ही गेन्स कुछ 3% से ज़्यादा नजर आ रहे हैं। अब सेक्टर इंडिसेस की बात की जाए तो यहाँ पे निफ्टी फार्मा इंडेक्स हमें टॉप सेक्टोरल गेनर के तौर पे नजर आया, जिसने कि रिकॉर्ड हाई का स्तर भी छुआ है इसी सीरीज में। इसके टॉप गेनर्स में हमें ग्रैनुअल्स और लुपिन नजर आते हैं। अब इस इंडेक्स के साथ साथ हम देख रहे हैं कि निफ्टी आईटी और निफ्टी एफएमसीजी ने भी रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ। अब सेक्टर लूजर्स की बात की जाए तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ निफ्टी रियल्टी ही एक ऐसा इंडेक्स है, मेजर इंडेक्स, जो हमें लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अगर इसका लूजिंग देखें तो कुछ 2.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। इसके टॉप लूजर्स में हमें मैक्रोटेक डेवलपर्स और शोभा नजर आते हैं। अब स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो टॉप एफएनओ गेनर्स इस सीरीज के हमें ट्रेंड, ग्रैनुअल्स, बलरामपुर चीनी, लुपिन और डिक्सन टेक्नोलॉजी नजर आते हैं। जबकि अगर लूजर्स की बात की जाए तो इस लिस्ट में हमें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एस्ट्रल, एसीसी, अंबुजा सीमेंट और बालकृष्ण इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स नजर आते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफी पॉजिटिव सीरीज रहा है। मल्टीपल इंडाइसेस ने भी रिकॉर्ड का स्तर छुआ है इसी सीरीज में। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अंश आपका इस अहम जानकारी के लिए। और चलते हैं आगे और अब जानते हैं कल के बड़े इवेंट्स के बारे में, जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए। बताने के लिए मेरे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ चुके हैं। जी वरुण, बताएं आखिर कल के लिए किन ट्रिगर्स पर रखनी होगी नजर? देखिए, कल अगर आप देखेंगे तो हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, लेकिन सितंबर सीरीज यानी कि नई सीरीज का पहला दिन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही हो जाता है कि नई सीरीज जो है वो कल से शुरू होने वाली है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एमएससीआई में जो बदलाव होने वाले हैं वो आज की क्लोजिंग या फिर कल से जो है वो लागू हो जाएंगे। इसके अलावा हमारा फॉरेक्स रिजर्व का नंबर आएगा, हमारा जीडीपी डेटा आने वाला है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इकोनॉमी के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे संकेत हैं जो कि कल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो फोर्टिस हेल्थ, कल यहाँ पे बोर्ड की बैठक है जहाँ पे फंड रेजिंग पे विचार करेंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट की भी एक बैठक है। इसके अलावा टाटा मोटर्स डीवीआर, यहाँ पे शेयर जो है उनमें ट्रेडिंग अब बंद हो जाएगी। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया, यहाँ पे आप नज़र रखिएगा क्योंकि जो एजीआर केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होने वाली है। तो क्या फैसला निकल के आता है वो खासकर यहाँ पे देखना होगा। एजीएम्स का दौर चल रहा है और काफ़ी सारी एजीएम्स कल भी होने वाली है। अपोलो हॉस्पिटल, बीपीसीएल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईआरसीटीसी, जेएसपीएल, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ओएनजीसी और जियो फाइनेंस की भी एजीएम होने वाली है। तो ये खास एजीएम्स है जिन पे आपको नज़र रखनी है। ग्लोबल अगर बात करें तो यूएस में पर्सनल इनकम स्पेंडिंग का डेटा आएगा। यूरोजोन में अगर आप देखेंगे तो सीपीआई अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आएगा। जापान में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और रिटेल सेल्स के आंकड़े आने वाले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं जो कि कल ग्लोबल मार्केट्स में भी आने वाले हैं। लेकिन हाँ, लोकल मार्केट्स में काफ़ी सारे ट्रिगर्स है और खासकर काफ़ी सारी एजीएम्स चल रही है आजकल। यहाँ पे आप नज़र रखिएगा और कल से नई सीरीज शुरू होने वाली है, तो यहाँ पे आपकी खास नज़र होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे वरुण आपका कल के अहम ट्रिगर्स हमें बताने के लिए। बढ़ते आगे और हमारी सहयोगी आशीषा का रुख करते हैं, जो आज हमें बताने वाली हैं कि आखिर किन स्टॉक्स ने लगाया एक्शन भरा पंच। जी आशीषा, बताएं। बिल्कुल, आज सबसे पहले 5 का पंच में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। एजीएम थी जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री निकल कर आई है। रिलायंस रिटेल के बड़े एम्बिशियस प्लान्स हैं। इसी के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी 5 सितंबर को, जहां बोनस इश्यू कंसिडर किया जाएगा 1:1 के रेशियो में, और इसी न्यूज़ के चलते स्टॉक में आज अच्छा एक्शन दिखा। इसके अलावा केईसी इंटरनेशनल करीब 5 से 6% की तेज़ी यहाँ पर दिखी। कंपनी को कुछ नए ऑर्डर्स मिले, करीब 1170 करोड़ के नए ऑर्डर्स टीएनडी सेगमेंट में मिले मिडिल ईस्ट से। तो ऑर्डर विंस
के चलते यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन था। सोनाटा सॉफ्टवेयर करीब 4 से 5% की तेज़ी दिखी। कंपनी को मल्टी ईयर मल्टी बिलियन डॉलर्स के नए ऑर्डर इनफ्लोज मिले हैं। यूएस बेस्ड हेल्थ केयर और वेलनेस कंपनी से नए ऑर्डर्स मिले, जिसके चलते यहाँ पर भी 4 से 5% की तेज़ी दिखी। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 4% की तेज़ी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। यहाँ पर एक्सिस कैपिटल की रिपोर्ट आई, उन्होंने खरीदारी की राय तो बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस जो पहले 980 रुपये प्रति शेयर था वो बढ़ाकर 1070 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। उनका मानना है कि कंपनी 17% का AUM CAGR अगले कुछ सालों तक रिपोर्ट कर सकती है। एसेट क्वालिटी पोजीशन भी काफ़ी स्टेबल है, तो इस पॉजिटिव रिपोर्ट के चलते पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में आज एक्शन दिखा। और लास्ट में इंटरग्लोब एविएशन की बात करेंगे। थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर दिखी, ब्लॉक डील हुई थी। प्रमोटर राकेश गंगवाल और रिलेटेड प्रमोटर एंटिटीज़ ने अपनी हिस्सेदारी फिर से इंटरग्लोब एविएशन में बेची, तो इस ब्लॉक डील के चलते स्टॉक में आज गिरावट दिखी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आशीषा आपका इस अहम जानकारी के लिए, 5 के पंच के तमाम एक्शन बताने के लिए। चलिए आप जरा बताते हैं आपको रिलायंस एजीएम की बड़ी बातों को। जी हाँ, रिलायंस एजीएम की बड़ी बातों पर गौर करें तो रिलायंस के शेयर धारकों को एक शेयर पर एक बोनस शेयर देने पर 5 सितंबर को विचार होने की बात सामने आई है। रिलायंस दुनिया की टॉप 30 कंपनियों में शामिल होगा, ये बड़ा लक्ष्य लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। इसके अलावा रिलायंस का मकसद मध्यम अवधि में मुनाफा कमाना नहीं है। जियो फाइनेंशियल के डीमर्जर से शेयर धारकों की वैल्यू भी बढ़ी है। इस एजीएम में साफ तौर पर इस कमेंट्री में कहा गया, रिलायंस के कारोबार से भारतीय इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता रहेगा, उसके दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। रिलायंस टेक्नोलॉजी का नेट प्रोड्यूसर बन चुका है। जी हाँ, टेक्नोलॉजी को लेकर जो है वो लगातार अपना दायरा रिलायंस बढ़ाता जा रहा है, चाहे वो जियो के क्षेत्र में हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हो। एआई ने भारत में कई मौके तैयार किए हैं और वहां पर भी फोकस कंपनी का बढ़ रहा है। सभी कारोबार के लिए एआई इंफ्रा का इस्तेमाल किया गया है। क्वालिटी सर्विस देने के लिए रिलायंस लगातार प्रतिबद्ध है, यह भी कहा गया। और FY24 में रिसर्च और डेवलपमेंट पर 3643 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए, ये जानकारी दी गई खासतौर पे इस एजीएम की कमेंट्री में। तो सबसे अहम बात, जो बड़े टेक अवेज हैं वो यही है कि टॉप 30 कंपनियों में दुनिया की शुमार करने की तैयारी है रिलायंस की। और इसके साथ ही खास तौर पे जियो की जो सर्विस है, बाकी ब्रॉडकास्ट में जो सर्विस है, इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन सबको अपने हर सर्विस में इनको शामिल करना है। और एआई का जो है वो इंफ्रा में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है। चलिए, इस खबर के अलावा अब कुछ और अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। बजाज ट्विंस में लगातार तेजी कायम है। तेजी के पीछे की वजहें क्या हैं, ये बताने के लिए मेरे सहयोगी गौरव जावलेकर जुड़ चुके हैं। गौरव, जरा बताएं आखिर बजाज ट्विंस में तेजी की वजहें क्या हैं? जी हाँ, तो बजाज के शेयरों में एक तेज़ी देखने को मिली थी। अगर हम बात करें बजाज फिनसर्व की तो कहीं पे 52 वीक हाई लेवल पे है। बजाज फाइनेंस की भी अगर बात करें तो पिछले 10 दिनों में एक अच्छी तेज़ी जो है इस स्टॉक में हमें देखने को मिली थी। और इसका मेन रीज़न ये है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है वो IPO के साथ आ सकता है। तो 1 से 15 सितंबर के बीच ये IPO हमें देखने को मिल सकता है, जिसका टोटल वैल्यू 7000 करोड़ तक का हो सकता है। और इस IPO के दौरान बजाज फाइनेंस जो है, जो कि 100% ओन करता है इस कंपनी को, वो 3000 करोड़ तक के शेयर्स जो है वो बेच सकता है। अगर हम बात करें बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के शेयर होल्डर्स की, तो उनके लिए एक स्पेशल कोटा होगा और इसके चलते हुए एक अच्छा बेनिफिट उनको देखने को मिल सकता है। अगर अभी आगे जाके बात करते हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस क्या कंपनी है और ये इतना क्यों बस करता है, तो अगर हम बात करें एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो 25 गुना से ये एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है बढ़ा है पिछले 6 सालों में ही। अभी अब एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो 91,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। अगर हम बात करें मुनाफे की भी, तो FY18 में जो मुनाफा था वो सिर्फ 10 करोड़ था और अभी जाके ये जो मुनाफा है FY24 में वो 1700 करोड़ से भी ज़्यादा है। अगर हम बात करें सेगमेंट्स की, तो कहीं पे होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, डेवलपिंग फाइनेंस, डेवलपर फाइनेंसिंग, ये सब सेगमेंट्स में कंपनी
ऑपरेट करती है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कंपनी को सितंबर 2025 से पहले लिस्ट करने का, और इसी के चलते इस सितंबर में हमें इस कंपनी का लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें 2017 से बजाज फाइनेंस ने इस कंपनी में 9,000 करोड़ का निवेश किया है, और आगे जाके भी कंपनी का मानना यह है कि कंपनी आगे जाके भी निवेश करती रहेगी। और इसी सब के चलते हुए हमें आज पिछले कुछ दिनों में बजाज फाइनेंस में और बजाज फिनसर्व में एक तेज़ी देखने को मिली थी। अगर हम बजाज फिनसर्व की बात करें तो पिछले 15 दिनों में 16% का रिटर्न जनरेट किया है, और बजाज फाइनेंस में भी 10% से ज़्यादा एक रिटर्न देखने को मिला था। तो आगे जाके ये देखना काफ़ी ज़रूर इंपॉर्टेंट रहेगा कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO कैसे रहता है, और इसके बाद बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस में जो रैली हमें देखने को मिली थी वो कंटिन्यू रहती है, या उसमें कहीं पे कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। शुक्रिया करेंगे गौरव आपका। बढ़ते हैं आगे। एक्सचेंजेस की तरफ से सवाल उठने के बाद अर्चित न्यूवुड ने IPO टाल दिया। इसको शेयर इंडिया मैनेज कर रहा था। एक्सचेंजों ने IPO पर क्या सवाल उठाए हैं, बता रहे हैं अनुराग शाह। SME IPO में रिसोर्स ऑटोमोबाइल का जो IPO था काफी ज्यादा चर्चा में था। 12 करोड़ रुपए के IPO के लिए 2700 करोड़ से ज्यादा की बोलियां आई, जिस कंपनी का जो केवल मात्र 2 शोरूम है, और वो भी खुद के शोरूम नहीं, मात्र 8 एम्प्लॉई के इस SME IPO पर इतना जबरदस्त रिस्पांस देखने को मिला। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी था, लेकिन जब लिस्टिंग हुई तो फ्लैट लिस्टिंग हुई, निवेशकों को लिस्टिंग गेन नहीं मिला। एक और SME IPO में डेवलपमेंट हुआ है, जो कि शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, और हमारे पीछे भी एक शेयर इंडिया सिक्योरिटीज का ऑफिस है। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के द्वारा ट्वीट किया गया है कि SME IPO जो अर्चित न्यूवुड इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जो 30 तारीख से जिसका IPO खुलने वाला था, उसको टाल दिया गया है अनफॉरसीन रीजन की वजह से, क्योंकि एक्सचेंजेस के द्वारा कुछ और जानकारी मांगी गई है। ये कंपनी ने, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जानकारी दी है। इसके अलावा ये जो SME IPO था अर्चित न्यूवुड वाला, वहां पर पिछले 1 साल के अंदर जो मार्जिन्स है उसमें काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला, और जो उनके पीयर के मुकाबले जो मार्जिन है वो 2 गुने तक देखने को मिले। तो ये एक जो फाइंडिंग है वो दिखी है, लेकिन एक्सचेंजेस ने और क्या जानकारी मांगी है ये पूरी तरह से पता नहीं है। और लेकिन शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पे बताया गया है कि IPO जो कि 30 अगस्त से खुलने वाला था उसे टाल दिया गया। सेबी के द्वारा भी रिलीज जारी करके सर्कुलर के जरिए बताया गया है कि SME IPO के अंदर निवेशकों को सचेत रहने की जरूरत है, किसी टिप को फॉलो नहीं करे, क्योंकि पंप एंड डंप का मामले सामने आए, जहां पर प्रमोटर है वो शेयर को चढ़ाते हैं और उसके बाद एग्जिट हो जाते हैं। तो SME IPO में निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है। और शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के द्वारा तो ट्वीट करके बताया गया है कि वो उनका जो IPO जो वो मैनेज कर रहे थे अर्चित न्यूवुड का, जो कि 30 तारीख से खुलने वाला था, और कुछ क्वेरीज जो है एक्सचेंजेस से मांगी गई, उसको देखते हुए उस IPO को टाल दिया गया है। तो सेबी की जो सेबी ने जो सतर्कता बरतने को कही है SME IPO में कि निवेशकों को पंप एंड डंप से बचने की जरूरत है, टिप्स को फॉलो नहीं करना है, उन सब पर भी निवेशकों को ध्यान देने की जरूरत है। करेंगे अनुराग आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। सरकार बेहतर प्रदर्शन करने वाले रीजनल रूरल बैंकों की लिस्टिंग पर विचार कर रही है। इसके लिए क्या मापदंड हैं, क्या तैयारी चल रही है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। जी प्रकाश। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि सरकार इन विकल्पों पर विचार कर रही है कि आने वाले दिनों में जो बेहतर रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनकी लिस्टिंग की जाए, उनके लिए IPO लॉन्च किया जाए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं वो इन विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। इसके अलावा जो स्पॉन्सर बैंक्स हैं इन RRBs की अगर बात करें, जिसमें जो प्रोमिनेंट बैंक्स है SBI, PNB, BUB शामिल है, वो इस बात के पक्ष में है कि जो वेल परफॉर्मिंग RRBs हैं उनकी लिस्टिंग होनी चाहिए। ये जो इशू है वो पिछली जो बैठक हुई है फाइनेंस मिनिस्टर के साथ RRBs के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के रिव्यू से संबंधित,
उसमें इसको प्रमुखता से इस मसले पर चर्चा की गई है और एक आम सहमति है कि जो वेल परफॉर्मिंग आरआरबीज हैं उनकी लिस्टिंग होनी चाहिए ताकि जो फंड रेजिंग एक्सरसाइज है उसमें उनकी मदद मिले और साथ ही साथ जो उनका गवर्नेंस है उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। अगर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो आरआरबीज का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी सुधरा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। 9 में से 7 आरआरबीज ने काफी बेहतर परफॉर्मेंस किया है और लगातार उनकी फाइनेंशियल स्थिति में सुधार देखने को मिल रही है। लिहाजा इस बात पर विचार किया जा रहा है कि अब इनके लिए आईपीओ लॉन्च किया जाना चाहिए। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट आरआरबीज पर नजर डालें जिसमें प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, ये काफी सीरियसली इस ऑप्शंस पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा इनका जो बोर्ड है इस पर फाइनल कॉल लेगा, लेकिन एक आम सहमति ये है कि इनकी लिस्टिंग होनी चाहिए। अगर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस है उस पर नजर डालें, उसके हिसाब से किसी आरआरबी को अगर उसकी लिस्टिंग करनी है, उसके लिए आईपीओ लाना है, तो उसका जो मिनिमम नेटवर्थ है वो कम से कम 300 करोड़ होना चाहिए। साथ ही साथ पिछले 3 साल में लगातार उसका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 9% से ज्यादा होना चाहिए और ये लेंडर जिनकी लिस्टिंग करनी है वो आरबीआई के पीसीएफ फ्रेमवर्क में न हो। तो ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करना जरूरी है, फिर इन आरआरबीज की लिस्टिंग हो सकती है। शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में किन थीम्स पर है क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह का फोकस, साथ ही क्रेड कैश को लेकर आगे का क्या आउटलुक है, इस पर हमारी सहयोगी आस्था चोपड़ा ने उनसे खास बातचीत की। हम जीएफएफ के दूसरे दिन पे हैं और हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं कुणाल शाह जो कि फाउंडर है क्रेड के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल हमारे प्लेटफॉर्म 18 स्वदेश पे आने के लिए। और जैसे कि फिनटेक बहुत ही बड़ा आपका क्रेड प्लेटफॉर्म है जो सबको पता है। पहला क्वेश्चन, क्या थीम है आपकी इस बार जीएफएफ में 2024 में, क्या एजेंडा लेकर आप आए हैं, लॉन्ग टर्म गोल के, अगर आप कुछ लाइट डालें उस पर। ये मेरे 15-16 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में और जीएफएफ को अभी ये 4था साल चल रहा है। एक अपॉर्चुनिटी होती है जिससे आपके इंडस्ट्री के हर लोग को मिल सको कुछ छोटे समय में। और मैं यहाँ पे 2 सेशन होस्ट कर रहा हूँ, एक फिनटेक इकोसिस्टम के फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स के साथ, और एक आज सुबह मैंने कुछ इकोनॉमिस्ट के साथ सेशन होस्ट किया टू मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट समझने के लिए। और ज़्यादा तो कुछ नहीं, ये काफ़ी वाइब्रेंट इकोसिस्टम है। कुछ समय पहले कुछ ही लोग थे, अब आप देख रहे हैं कि ये पूरा सा 80,000 लोग यहाँ पे हैं, तो जस्ट गुड टू बी हियर। सर, आपका एक नया सेगमेंट पता चला है क्रेड कैश, उसका क्या स्ट्रैटेजी है, क्या उसमें प्रॉफिटेबिलिटी, या उसके बारे में कुछ हमें बताएं। सो क्रेड कैश जो प्रोडक्ट है, हम बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं क्रेड ऐप पे, जहाँ पे वो अपने बैंक्स के प्रोडक्ट, पर्सनल लोन प्रोडक्ट्स हमारे ऐप पे डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। और बिकॉज हम एफ्लुएंट कस्टमर पे फोकस करते हैं जिसका क्रेडिट स्कोर ज़्यादा होता है, प्राइम और सुपर प्राइम कस्टमर होता है, जिससे उनके लिए ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाता है कस्टमर। चलिए, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी अहम खबरें, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। गुजरात में बारिश तांडव मचा रही। पिछले 4 दिन से मूसलाधार बारिश से हुई मुसीबत फिलहाल थमती नहीं दिख रही। मौसम विभाग ने गुजरात और उत्तराखंड समेत 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने गुजरात के 11 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और कुछ जिलों के में येलो अलर्ट है, वो भी जारी हुआ है। गुजरात में बारिश से जुड़े हादसों में अब तक 30 लोगों की मौत हुई है। सेना और वायुसेना राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। बारिश से अहमदाबाद के कई इलाकों में पानी भर गया है। वहीं वडोदरा में बारिश में कम बारिश से उसके बाद अब बाढ़ की मार जो है उससे भी राहत लोगों को नजर आ रही है, क्योंकि थोड़ी पानी उतरता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले आपको हम बारिश पर मौसम विभाग का क्या अनुमान है ये बताते हैं, उसके बाद हम आपको गुजरात के अहम शहरों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे।
अभी भी डीप डिप्रेशन सौराष्ट्र और कच्छ में बना हुआ है और जो इसकी आज की पोजीशन है वो पिछले 6 घंटे से 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ रहा है आगे, और जो इसकी आज की पोजीशन है वो 60 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में भुज से और 80 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में नली। और बारिश रुकने से जामनगर के रंजीत सागर डैम में पानी का स्तर घटा है। जामनगर से हमारे संवाददाता हितेन विठलानी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम जामनगर शहर के राजमोती सोसाइटी में मौजूद है और यहाँ की अगर हालात आपको दिखाऊं तो आप देखिए तस्वीरें किस तरीके से पूरा का पूरा रिहायशी इलाका जो है अभी भी पानी में डूबा हुआ है। हालांकि अब स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी है, शहर के अलग अलग इलाकों से पानी अब उतरना शुरू हो चुका है, लेकिन इस इलाके की अगर हम बात करें तो रिहायशी इलाका आप अभी भी देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है। हर तरफ सिर्फ आपको पानी पानी नजर आएगा। कितने दिन हो गए ये स्थिति है? 2 दिन हो गए। पानी घर में भी था। हाँ, पानी घर में 2-2 फुट था। इतना था घर में। हाँ, आज से थोड़ी राहत है, थोड़ा कम हुआ है। कम हुआ है, अभी कम हुआ है। 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं। वो फ्रूट पैकेट आता है तो कौन लेने चाहेगा? वो अंदर देने नहीं आते। वो कल एक आए थे खिचड़ी वो देने आए थे। बाकी तो ऐसी परिस्थिति है, खाना पानी कुछ भी नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है, वही पे गंदा हो गया है। घर में पानी घुस गया है 2 दिन से। आज ही निकाला सुबह ये पानी निकाल लो। 4 दिन से हो गया। 4 दिन हो गए। हाँ, 4 दिन। अब घर से पानी उतरा है? हाँ, घर से अभी पानी उतरा है। 4 दिन हो गया। कुछ आया है राशन पानी फूड पैकेट? और जामनगर के बाद हम आपको अहमदाबाद और वडोदरा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अहमदाबाद में बारिश से जल भराव की स्थिति बनी हुई है, वहीं वडोदरा में बारिश में कमी आने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। क्या कह रहे हैं लोग, जरा सुनते हैं। अभी देखिए 3 दिन से तो हम लोग नौकरी धंधे पे भी नहीं जा रहे हैं, सब रोज लाके रोज खाने वाले इंसान है, लेकिन एएमसी अहमदाबाद म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन के लोग जो है यहाँ 3 दिन से लोगों का खाना पानी का सप्लाई कर रहे हैं। ये परिस्थिति कम से कम मैं 10 साल से ये गुजर रहा हूँ ये परिस्थिति में, लेकिन हर बार कॉरपोरेशन को जब जानकारी देते हैं कि भाई ऐसी परिस्थिति में हम जी रहे हैं। बाकी ये साल बहुत परेशान हो गए। 2-3 दिन से लाइट नहीं थी, घर की ने हैरान हो गए। 3-4 दिन से धंधा पानी सब बंद है। 4-5 दिन से अभी वापस आज से चालू करेंगे धंधा पानी। 3 दिन के बाद बाहर निकले हैं। ये अच्छा है कि ये पानी का लेवल अभी कम हो गया है और ऊपर से भी गेट बंद हुए हैं, तो आज से सब यातायात चालू। बढ़ते आगे, और बाढ़ और बारिश के बीच वडोदरा के रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ दिखने लगे हैं और इससे लोगों में दहशत है। ऐसे में वन विभाग की टीम इन मगरमच्छों का रेस्क्यू कर उन्हें वापस सही ठिकाने पर पहुंचा रही है। जरा देखिए ये हालत है। के बाद अब बात दिल्ली की कर लेते हैं। राजधानी दिल्ली में बरस रहे बादलों में इस वक्त दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है और इसकी वजह से थोड़ा यातायात भी प्रभावित हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन जल भराव और ट्रैफिक जाम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अदानी ग्रुप मध्य प्रदेश में 2 अहम प्रोजेक्ट में 3500 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना रहा है। मध्य प्रदेश रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में अदानी पोर्ट एंड एसईजेड के मैनेजिंग डायरेक्टर करण अदानी ने इसका ऐलान किया। मध्य प्रदेश में अदानी समूह पहले ही लगभग 18,250 करोड़ रुपए का निवेश कर चुका है, जिससे 12,000 नौकरियों के मौके बने। अदानी ग्रुप की गुना में 2 MMMTPA सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट स्थापित करने की योजना है। अदानी समूह शिवपुरी में एक मॉडर्न प्रोपेलेंट प्रोडक्शन यूनिट भी विकसित करने जा रहा है। एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मेंबर ऑफ द मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, डिस्टिंग्विश्ड मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, distinguished administrators, friends from the industry, entrepreneurs, and my dear friends, Namaste. I am honored by the opportunity to address a gathering of so many eminent personalities
at the 2024 Regional Industrial Conclave. I am also humbled to stand before all of you today in this historic city of Gwalior. The unparalleled story of India's independence is never complete without the inspiring history of Gwalior, whose significance extends across India's history, culture, heritage, and architecture. Gwalior has produced great leaders such as Swargiya Rajmata Vijay Raje Scindia ji and Swargiya Shri Madhav Rao Scindia ji. And today, we have amidst us the dynamic Shri Jyotiraditya Scindia ji, who is the bridge between Gwalior's glorious past and its bright future. Friends, we are witnessing a remarkable period of progress in India, an era of amazing growth. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and ably aided by leaders as Shri Scindia ji, India is undergoing a remarkable transformation. As the Civil Aviation Minister, Scindia ji played a vital role in transforming India's aviation landscape. However, this remarkable transformation across the nation is equally complemented by the state level by exemplary leaders as Dr. Mohan Yadav ji. Under him, Madhya Pradesh is becoming a standout example of economic growth. चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार। मैं हूं सृष्टि